हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस एंड वेलकम टू वीकली करंट अफेयर्स क्विज। तो होपफुली आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज का वीकली करंट अफेयर्स क्विज जो है उसमें हम एज आई ऑलवेज टेल यू 15 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पर क्वेश्चन यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे एंड साथ ही साथ जब मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगी उसके बाद आई टेक अ बिट पॉज। तो पॉज लेने के टाइम पे आप जो 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट लगता है आंसर आप उसे मार्क करेंगे। लेटर ऑन हम करेक्ट आंसर जो है इसको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दैट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। So without any delay, let's get started. सबसे पहले हम आज क्वेश्चन जो पूछने जा रहे हैं that is with reference to 30 by 30 target seen in the news recently, consider the following statements. First, it refers to protecting 30% of the world's terrestrial and marine habitats by 2030. Second, countries are individually required to achieve this target. Third, it is more ambitious target than the HE target. Which of the statements given above are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो 30 by 30 टारगेट है इसमें 30 क्या है, फर्स्ट 30 स्टैंड फॉर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज मरीन हैबिटेट्स जिनको अब प्रोटेक्ट करना है बाय द ईयर ऑफ 2030। तो 30 में फर्स्ट है 30%, 30 इज अनदर 2030। ठीक है, तो ये एक ज्यादा एम्बिशियस है प्रोग्राम से। अपना जो प्रीडिसेसर था इसका कौन सा, दैट इज आईसी टारगेट, जो कि एम क्या कर रहा था कि सिर्फ 17% ऑफ द लैंड को हमने प्रोटेक्ट करना है एंड 10% ऑफ द कोस्टल एंड मरीन एरियाज को प्रोटेक्ट करना है। एंड साथ ही साथ जो स्टेटमेंट हमारी सेकंड है वो इनकरेक्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि कंट्रीज को यहाँ पे इंडिविजुअली ये सब कुछ अचीव नहीं करना है, एज अ होल हमने क्या करना है, 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल एंड मरीन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना है। एंड टारगेट 30 यानी कि 2030 का यहाँ पे इंडिविजुअली अचीव नहीं करना है, अगेन एज अ होल, एज अ वर्ल्ड, एज अ कम्युनिटी, एज अ होल हमें अचीव करना है। Next, we'll talk about, consider the following statements regarding Naegleria fowleri. ठीक है, recently seen in the news. First, Naegleria is an amoeba, is a single-celled organism. Second, it is commonly found in warm freshwater bodies such as hot springs, rivers, and lakes. Third, it is known for killing the harmful tissues in the human brain. Which of the above statements is or are correct? A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड्स बिल्कुल जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि अब जो नेग्लेरिया फॉलवेरी है इनको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी कहते हैं। तो अमीबा को जनरली हम जब कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मानते हैं। ठीक है, वन ऑफ इट्स स्पीशीज है जिसमें नेग्लेरिया फॉलवेरी है। ठीक है, तो फॉलेरी जो है इट कैन इन्फेक्ट द ह्यूमंस या पर्टिकुलरली ह्यूमन ब्रेन्स। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 1965 में एंड फॉर्म फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलती है जिसमें हॉट स्प्रिंग्स, रिवर्स एंड लेक्स इंक्लूडेड है। तो ये एंटर करती है ह्यूमन बॉडी नोज के थ्रू, ट्रैवल अप करती है टुवर्ड्स द ब्रेन एंड व्हेन समवन गोज टू स्विम या डाइव एंड इवन इफ दे डिप देयर हेड इन द फ्रेश वाटर बॉडी, सो उससे ये कैच की जा सकती है। तो अब जो इन्फेक्शन है इस वे में भी कुछ लोगों को मिली थी दैट आफ्टर दे क्लीन देयर नॉस्ट्रल्स विद कंटामिनेटेड वाटर एज वेल, तो उससे भी ये जो है इन्फेक्शन फैल सकती है, या आप कह सकते हो कि जो अमीबा है आपके नोज से एंटर कर सकती है थ्रू योर बॉडी। तो अब जो साइंटिस्ट हैं दे हैवंट फाउंड एनी एविडेंस कि जो स्प्रेड हो रही है नेग्लेरिया फॉलवेरी वाटर वेपर्स के थ्रू या एरोसोल ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो इफ इट एंटर्स द ब्रेन वंस, ये डिस्ट्रॉय करती है ब्रेन टिश्यूज को और कॉज करती है डेंजरस इन्फेक्शन जिसको हम प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोफिलेटाइसिस का नाम देते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू CDC. So next question we have is, consider the following statements with respect to International Organization of Securities Commissions. First, it is an international body that brings together the world's securities regulators and is recognized as global standard setter for the security sector. Second, Securities Exchange Board of India is an associated member of the organization. Third, it works intensively with the G20 and financial stability boards on the global regulatory reform agenda. Choose the correct answer using the code given below. A1 only, B1 and 2 only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो जब हम बात करते हैं IOSCO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमीशन की, तो एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज है जहां पे हमारे क्या जो अब ग्लोबल स्टैंडर्ड को एक सेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी सेक्टर। तो ये सिक्योरिटीज विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे इकोनॉमी बात की जा रही है एंड नॉट विद दैट अदर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटीज में यहाँ पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसी के बेसिस पे, राइट। तो IOSCO जो है डेवलप करना चाहता है, इंप्लीमेंट करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड जो कि सिक्योरिटीज रेगुलेशन को मेंटेन करेगा। तो 3 तरह के कैटेगरीज के मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, ऑर्डिनरी, एसोसिएट और एफिलिएट।
एफिलिएट। तो जब हम जनरल कैटेगरीज की बात करते हैं यानी कि ऑर्डिनरी मेंबर्स की बात करते हैं जिसमें 131 मेंबर्स हैं, तो वहां पे जो एक पर्टिकुलर कंट्री की सिक्योरिटी कमीशन होते हैं या गवर्नमेंटल बॉडीज जो वहां पे सेटअप की जाती है ना पर्टिकुलर कंट्री, तो ऐसी अथॉरिटीज जिसका कंट्रोल रहता है ओवर द सिक्योरिटीज या डिराइवेटिव मार्केट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन यानी कि रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी कि रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर, तो वो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं। जब हम एसोसिएटेड मेंबर्स की बात करते हैं दैट इज 34 इन नंबर, तो वो सुपरा नेशनल गवर्नमेंटल रेगुलेशंस होती हैं यानी कि सब नेशनल गवर्नमेंटल रेगुलेटर्स होती है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज होती हैं यानी कि जुरिस्डिक्शन एक पर्टिकुलर नेशन के ऊपर नहीं रहती है, एक या उससे ज्यादा नेशंस जो है जब वो कवर कर रही है तो वो एसोसिएटेड मेंबर्स का पार्ट बन सकती है। क्यों? क्योंकि एक एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस के बेसिस पे क्या हो सकता है, वो कंट्रोल कर सकते हैं सिक्योरिटीज को इन अ बेटर एंड ओवर अ मोर कवर्ड एरिया दैन अ पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर कंट्री। तो जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इसकी जुरिस्डिक्शन है तो वो ऑर्डिनरी मेंबर के अंदर फॉल करता है। तो रिसेंटली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है वो एसोसिएटेड मेंबर्स बनी है इस ऑर्गेनाइजेशन की, एंड साथ ही साथ ये किसके साथ मिलकर काम करती है, G20 के साथ मिलकर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ मिलकर ग्लोबल रेगुलेटरी रिफॉर्म एजेंडा के लिए। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट लाइसेंस कॉरिडोर जो कि रिसेंटली सीनियर न्यूज है, वो किस किस को कनेक्ट करता है। ए म्यांमार एंड बांग्लादेश, बी रशिया एंड चाइना, सी इजराइल एंड सीरिया, डी आर्मीनिया एंड अजरबैजान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज आर्मीनिया एंड अजरबैजान की जो लाइसेंस कॉरिडोर है एक माउंटेनियस रोड है, आर्मीनिया और एनक्लेव ऑफ नागोर्नो एंड काराबाग को ये ज्वाइन करता है। तो एक ऐसा आप कह सकते हो लाइफ लाइन का इसको टैग दिया गया है। क्यों? फॉर द आप रेजिडेंट्स ऑफ नागोर्नो एंड काराबाग। क्यों? क्योंकि ऐसा ये आप कह सकते हो रोड है या लिंक है, वो अब इकलौता ऐसा लिंक है बिटवीन द टू एरियाज। तो एज अ रिजल्ट ये एक तरह का आप कह सकते हो अंडर द कंट्रोल ऑफ रशियन पीस कीपिंग फोर्स है और प्रोवाइड किया गया था इसको अंडर 2020 नागोर्नो कारबाख आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट के अंडर। So next we'll talk about with reference to Mission Karmyogi, consider the following statements. First, it aimed to develop an effective citizen-centric civil service. Second, it is applicable only to civil servants recruited by the central government. Third, it is about creating a civil service with domain and technological competencies. Which of the statements given above are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो मिशन कर्मयोगी ऐसा डेवलपमेंट करना चाहता है जिसमें सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विसेज को एस्टैब्लिश किया जा सके, यानी कि ऐसी एक सिविल सर्विस जिसकी डोमेन हो एंड साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे सिविल सर्विस को डेवलप किया जा सके। एंड साथ ही साथ ये टारगेट करता है एम्प्लॉयज जो कि सेंट्रल या स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए दोनों के लिए ही काम कर रहे हो। तो 6 पिलर्स हैं मिशन कर्मयोगी के, जिसका एक नाम क्या है, एक और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि अब इन कॉम्पिटेंसीज को सिटीजन को सर्व करने के लिए ऐसे कौन से सिविल सर्वेंट्स को हमें बनाना है, यानी कि ऐसे कौन से सिविल सर्वेंट्स जो है उसके अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, यानी कि पॉलिसी फ्रेमवर्क को सेट किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को सेट किया जाएगा, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को अगेन सेटअप किया जाएगा और डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क होगा एंड साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप किया जाएगा और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क को भी सेटअप किया जा सकता है ताकि एक सिटीजन सेंट्रिक सर्विस जो है उसे प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस India has signed the mutual legal assistance treaty with. First, Saudi Arabia. Second, Poland. Third, Italy. Fourth, Egypt. Fifth, Bangladesh. Choose the correct code. A 1, 3 and 5 only. B 2, 3 and 4 only. C 2, 4 and 5 only. D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंगली 2, 4 एंड 5 दैट इज पोलैंड, इजिप्ट एंड बांग्लादेश, राइट। तो अब ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एक्चुअली में है क्या कि ये ऐसी आप कह सकते हैं एक मैकेनिज्म है जिससे कंट्रीज जो है आपस में कोऑपरेट करती है एक दूसरे के साथ, ताकि अब किसी भी तरह का फॉर्मल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन के लिए, सप्रेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम, एंड साथ ही साथ ये इंश्योर करना चाहता है कि आपस में दो कंट्रीज अगर आप एक तरह से एक ट्रीटमेंट पे या ट्रीटी पे पहुंचे हैं तो जो क्रिमिनल्स है उनको एक एस्केप रूट ना मिल सके या वो साबिटाज ना कर सके किसी भी तरह के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में लॉज हैं उनकी वजह से भी कई बार एस्केप रूट मिल जाता है, वो उन्हें ना मिल सके।
सो एज अ रिजल्ट जो जर्मनी है उसने रिफ्यूज किया है एमलैट साइन करने के लिए विद इंडिया। क्यों? क्योंकि डेथ पेनल्टी ग्राउंड्स के बेसिस पे जो लॉज है काफी ज्यादा वेरी करते हैं। इंडिया इटली है, उन्होंने भी अभी तक बायोलाइटरल ट्रीटमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल ट्रीटमेंट्स जो है, क्रिमिनल मैटर्स जो है अभी तक साइन नहीं किया है। एंड इसको साइन किया जा सकता है सिविल और कमर्शियल मैटर्स के लिए डिफरेंटली। तो इंडिया ने सिविल और कमर्शियल मैटर्स के लिए बहरीन, फ्रांस, रशिया, अजरबैजान, यूएई और मंगोलिया के साथ साइन किया है एमलैट को। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन। First, it aims to bring all the legislatures of the country together in one platform. Second, the Ministry of Parliamentary Affairs is a nodal implementation agency. Which of the above statement or statements are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की गई है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है, नोडल मिनिस्ट्री रहेगी इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो जो ई विधान या ई संसद भी इसका नाम है, इसको रीडिजाइन किया गया है कैसे? एज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ऑल द 37 स्टेट्स एंड यूटीज या लेजिस्लेचर्स या दोनों के दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा भी। जिसको सपोर्ट किसके थ्रू मिली है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं कंट्री के अंदर, इनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिएट किया जाएगा ताकि क्रिएट किए जा सके एक मैसिव डेटा रिपोजिटरी। एंड साथ ही साथ अब जो कॉम्प्लेक्सिटी थी जितनी भी इंफॉर्मेशन को लेकर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टेट या विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ लेजिस्लेचर, उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो। इतनी बड़ी रिपोजिटरी विद रिस्पेक्ट टू ऑल द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो सके इंफॉर्मेशन की, इलेक्ट्रॉनिक लेइंग हो सके डॉक्यूमेंट्स की ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके अमंग द स्टेक होल्डर्स, ताकि एक पेपरलेस लेजिस्लेचर इन द कंट्री को एस्टैब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। फर्स्ट, द प्रोग्राम एम्स टू improve the infrastructure of all Indian villages. Second, it is an initiative of the Ministry of Housing and Urban Affairs. Which of the above statement or statements are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत है। कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, एक्चुअली में यहाँ पे सारी विलेजेस को कवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ या गवर्नमेंट जो है कवर करना चाहती है बॉर्डर विलेजेस, एंड दैट टू ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस, जहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बहुत ही लिमिटेड तरीके से जो बनाया गया है फिलहाल, जिस वजह से क्या होता है, जहाँ पे अब जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो अब कन्वर्ज किया जा रहा है एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, विच इज प्रपोज्ड अंडर द वीवीपी, दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंडर इंप्लीमेंटेशन के लिए जो फ्रेमवर्क है, जो फंड रिक्वायरमेंट है, जितनी भी मॉडलिटीज है, उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं उनको कवर करेंगे अंडर द वीवीपी, जो भी फाइनलाइज किया जाएगा। एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसकी इंप्लीमेंटिंग करवाएगी थ्रू द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स और द यूडी एडमिनिस्ट्रेशन। इन हैबिटेशंस यहाँ पे कितनी एरिया की है, जो एरिया कितना सेटअप है, दैट इज 0 to 10 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ बोथ गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। फर्स्ट उज्बेकिस्तान, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड ईरान, फोर्थ ब्रुनेई, फिफ्थ ओमान। Choose the correct code. A, 1, 3 and 5 only, B, 2, 3 and 4 only, C, 1, 3, 4 and 5 only, D, 1, 2, 3, 4 and 5, यानी कि all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ पे उज्बेकिस्तान, इराक, ब्रुनेई, ओमान आर नॉट द पार्ट ऑफ बोथ गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। तो एक्चुअली में गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट क्या है? कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पे या जिन एरियाज के थ्रू क्या हो सकती है, स्मगलिंग होती है और व्हाट, ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल लोकेटेड कहाँ पे है? जहां पे बॉर्डर्स ऑफ थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, एंड दे टुगेदर मीट एट अ कॉन्फ्लुएंस या टुगेदर मीट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जिसको हम कॉन्फ्लुएंस वर्ड यूज करते हैं जिसके लिए, दैट इज रुआक एंड मीकोंग रिवर्स। वेयर एज जब हम गोल्डन क्रिसेंट की बात करते हैं, दिस वन, तो ये दो रूट्स के थ्रू ऑपरेट होता है। फर्स्ट इज नॉर्दर्न एंड सेकंड इज सर्दर्न रूट। तो नॉर्दर्न रूट में ओपियम और हेरोइन जो है इसको ट्रैफिक किया जाता है रशियन फेडरेशन के थ्रू के लिए बाय वेज ऑफ तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान।
तो जो हीरोइन ट्रैवल करती है अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए ईरान बाय द सी रूट टू साउथ एशिया, अफ्रीका एंड ओशियाना रीजन तक। तो जो इंडियन ओशन है एक फेवरेट रूट है अमंग द ड्रग स्मगलर्स के, एक तरह से क्योंकि इंडियन ओशन रीजन जो है बहुत बड़ा है तो अथॉरिटीज के लिए इसे पेट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, दस इस रूट को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्मार्ट प्रोग्राम। First, it aims to boost scientific research in priority healthcare research areas. Second, it is an initiative of Ministry of Health and Family Welfare. Which of the above statement or statements are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम है ऑफ मेडिसिन और जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज हैं, उन्होंने मिलकर स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका मेन एम क्या है कि बूस्ट करेंगे साइंटिफिक रिसर्च को विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर रिसर्च थ्रू आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। तो एक डीप लॉन्ग टर्म रिजुविनेटिंग इंपैक्ट होगा रिसर्च की फील्ड पे विद रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदा एंड इट विल बी अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या है, ये जो इनिशिएटिव है इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आइडेंटिफाई करे, सपोर्ट करे, प्रमोट करे इनोवेटिव रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर सिस्टम इन आयुर्वेदा। तो यहाँ पे कुछ डिजीजेस हैं, इसको क्योर करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदा जो है ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट विद which of the following nation or nations India has signed the mutual legal assistance treaty? First Bangladesh, second Saudi Arabia, third France, fourth UAE. Choose the correct code. A 1 3 and 4, B 2 3 and 4, C 1 and 3, D 1 2 and 4. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 3 एंड 4, दैट इज बांग्लादेश, फ्रांस एंड यूएई। तो अगेन एमलैट जो है यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है कि क्रिमिनल केसेस या कोई भी सिविल केसेस या कमर्शियल केसेस के बेसिस पे एस्केप रूट जो है क्रिमिनल्स को ना मिला जा सके। तो जो सऊदी अरेबिया है अमंग अ डजन अदर कंट्रीज में से एग्जिस्ट करती है जिसके पास फिलहाल आइदर एमलैट या किसी भी तरह की बायलैटरल अरेंजमेंट नहीं है अलोंग विद इंडिया, या किसी भी तरह की आप कह सकते हैं ऐसी कोई कंट्री टू फैसिलिटेट सच इन्वेस्टिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू क्राइम्स। तो जो इंडिया और सऊदी अरेबिया है दे आर इन टॉक्स कि साइन करे एमलैट को ताकि फॉर्मल असिस्टेंस मिल सके। तो इंडिया ने अभी तक एमलैट 45 कंट्रीज के साथ एज अ होल साइन किया है एंड इट इज इन टॉक्स कि फाइनलाइज करे एमलैट्स विद इटली एंड जर्मनी। और इंडिया ने साइन किया है सिविल एंड कमर्शियल मैटर्स में एमलैट को बहरीन, फ्रांस, रशिया, अजरबैजान, यूएई एंड मंगोलिया के साथ। Next, we'll talk about, consider the following statements. First, e-rupee is a currency in digital form enabling digital transaction, whereas UPI is a platform through which transactions happen digitally. Second, the bank acts as an intermediary in every UPI transaction, whereas it does not act as an intermediary in the transaction of e-rupee. Third, cryptocurrencies can be stored in bank accounts. Which of the statements given above are correct? A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो जो ई रूपी है करेंसी एक तरह से डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रही है, वेरएज क्योंकि अब जो ई रूपी है एक सीबीडीसी का पार्ट है, ठीक है, तो जहां पे डिजिटल करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें आरबीआई के थ्रू ऑपरेट करेगी, वेरएज जब हम यूपीआई की बात करते हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से डिजिटल ट्रांजैक्शंस नेचुरली होती हैं। तो जो बैंक है विद रिस्पेक्ट टू यूपीआई एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएटरी, ठीक है। तो अब इन केस ऑफ रूपी हम बात करते हैं, ई रूपी की बात करें, जो मनी है इट इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट, ठीक है। तो अब ई रूपी यानी कि सीबीडीसी और यूपीआई के बीच में फर्क ही यही था कि जो यूपीआई को बनाने के लिए हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी, वेरएज जब हम ई रूपी यानी कि सीबीडीसी की बात कर रहे थे वहां पे हमें बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन होगी। वेरएज जब हम स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं तो सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है, बैंक अकाउंट्स में भी रखे जा सकते हैं। जब हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वॉलेट्स में ही स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट SAIME initiative which was seen in news recently. Is this initiative is related to A, encouraging young scientists towards innovation, B, spreading awareness regarding green hydrogen, C, shrimp cultivation, D, promoting organic farming. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज श्रिम्प कल्टीवेशन। तो SAIME की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम, जो कि 2019 में स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव था। तो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है ताकि सस्टेनेबली
shrimp cultivation जो है वो हो सके. So next question is, consider the following statements with respect to Asian Pacific Postal Union. First, it is an intergovernmental organization which works to promote cooperation in the field of postal services. Second, APPU has its headquarters at Bangkok, Thailand. Third, China has recently taken over the presidency of APPU from India. Which of the above statement or statements are incorrect? A 1 and 2 only, B 1 only, C 2 and 3 only, D 3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो अब APPU क्या है? अब दैट इज एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन. तो यहाँ पे एशियन पैसिफिक एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो पोस्टल सर्विसेज के लिए एक यूनियन हमने बना दी है. ठीक है, बेसिक आइडिया यही है. तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? बैंकॉक, थाईलैंड में. तो इंडिया जो है इसकी लीडरशिप जो है ले रहा है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की. एंड साथ ही साथ डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो है अर्सवेल मेंबर्स रह चुके हैं पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के, वो टेक ओवर करेंगे एज द चार्ज ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनियन. टेन्योर कितना है? 4 साल के लिए. तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 32 मेंबर कंट्रीज है एशियन पैसिफिक रीजन की. ठीक है, तो इसकी रिस्ट्रिक्टेड यूनियन या जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इन द रीजन, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. तो जो गोल है एपीपीयू का, एक्सटेंड करना, फैसिलिटेट करना, इंप्रूव करना पोस्टल रिलेशंस को मेंबर कंट्रीज के बीच में, ताकि प्रमोट किया जा सके कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पोस्टल सर्विसेज. साथ ही साथ एक लीड लेना है इंश्योर करने के लिए, ताकि सारी की सारी टेक्निकल और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो यूपीयू के, उसको फुलफिल किया जा सके इन द स्टेटेड रीजन दैट इज एशिया पैसिफिक रीजन, ताकि जो रीजन है वो इंटीग्रेट की जा सके इन द ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क फॉर द बेस्ट पॉसिबल वे. तो जो सेक्रेटरी जनरल है वो लीड करते हैं इन सभी एक्टिविटीज को यूनियन को लेकर, एंड डायरेक्टर रहते हैं ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज, जो कि लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल पोस्टल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इन द रीजन ऑफ एशिया पैसिफिक. So next question and the last question is consider the following statements with respect to heat dome. First, it occurs when an area of low pressure traps cold air over a region. Second, the longer the air remains trapped, the more the sun works to heat the air, producing warmer conditions. Third, heat domes are responsible for the recent winter heat that have events in the Europe. Which of the above statement or statements are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो अब जो हीट डोम्स है हम देख रहे हैं यूरोप में बहुत ज्यादा विटनेस की जाती है इन द विंटर हीट वेव. तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 7 कंट्रीज एटलीस्ट जो है वो हॉटेस्ट रही इन द जनवरी मंथ, एंड इसमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स, बेलारूस, लिथुआना और लातविया इंक्लूडेड है. तो हीट डोम कब बनती है? जब एक हाई प्रेशर जो है वो ट्रैप कर लेता है क्या, वार्म एयर को ओवर अ रीजन, जस्ट लाइक अ लिड, यानी कि लिड ऑन अ पॉट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. तो जो जितने टाइम तक ज्यादा एयर ट्रैप्ड रहेगी, ज्यादा से ज्यादा सन काम करेगा उस हीटेड एयर पे, ताकि और ज्यादा वार्मर कंडीशन जो है एवरी पासिंग डे के थ्रू हो सके. तो हीट डोम्स जो है वो कुछ दिनों के लिए ही रहती है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू वीक्स, जिससे क्या हो सकता है, डेडली हीट वेव्स भी आ सकती हैं. तो एज अ रिजल्ट जब हम हीट डोम की फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये रिलेटेड टू व्हाट, जेट स्ट्रीम्स रहती हैं, यानी कि फास्ट मूविंग एयर हाई इन द एटमॉस्फेयर. तो अब हम जेट स्ट्रीम्स को स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा तेज चलने वाली ये स्ट्रीम्स हैं, बट इसका पैटर्न जो है, जो इसकी मूवमेंट की बात करें, ये अप एंड डाउन हो सकती है, राइट. सो एज अ रिजल्ट जो जेट स्ट्रीम है, इसका पाथ जो है एक पर्टिकुलर जो है वो फिक्स रहता है, बट इसकी स्पीड या जो अगर आप कहें रेगुलर पाथ से थोड़ा बहुत डिविएट भी हो सकती है. तो इट इज बिलीव्ड कि जो वेव लाइक पैटर्न है, जो कि अब मूव कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन टू नॉर्थ अगेन, तो जो वेव्स हैं ये बड़ी हो जाती हैं. एज अ रिजल्ट ये स्लो मूविंग भी हो जाती हैं, कभी कभी बिल्कुल स्टेशनरी भी हो जाती है जेट स्ट्रीम. तो जब ये बिल्कुल स्टेशनरी या स्लो हो जाती है अपनी रेगुलर स्पीड से, तब हीट डोम्स की फॉर्मेशन होती है. एंड हीट डोम्स दे हैव ऑलरेडी एग्जिस्टेड. तो रिसर्च से कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत ज्यादा इंटेंस और लंबी भी हो रही हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. डू कमेंट योर स्कोर्स, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो, गिव अस अ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज वेल. थैंक यू सो मच.